इंजीनियर ने लूप बी को डिक्लेयर कर दिया था कि ये बेसिकली नहीं चल रहा है या कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें. Plane crashed ultimately somewhere in the Gulf. There was nobody flying. There was no survivors. Is it because ये इतनी competitive and very difficult industry है? 400 करोड़ का जहाज तुम दे देते हो एक आदमी को हाथ में और उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता उसके आसपास. How does that affect your life? You don't have any social life. You don't have any. You have so much of stress. कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं क्रू के, अब एवरेज निकालो. एक इंजन पे लैंड करना कितना डिफिकल्ट है? कैबिन में अगर ये दोनों कंडीशंस आ जाती है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लेस. तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंट कुछ है जिसमें ऐसा मैल फंक्शन कुछ हुआ है या कुछ ऐसा? जब एक इंजन फेल होता है तो एक इंजन जो फेल हुआ है वो ड्रैग बन गया है. मेरी नजर केवल IVSI पे थी, नहीं तो एक सेकंड की पीरियड तो ऐसा लगा आज प्लेन क्रैश हो गया. हाय कैप्टन योगेश एंड वेलकम बैक. थैंक यू. हमारे एक और पॉडकास्ट पे ऑफ कोर्स पहला वाला जो हमारा कॉन्वर्सेशन था वो लोगों को और दर्शकों को बहुत अच्छा लगा. अभी भी काफ़ी सारे लोग उसमें उसकी चर्चा कर रहे हैं. तो जब आपने आपके थोड़े एक दो इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया तो तभी मतलब मैं सुन के वो इतना एक्साइटेड हो गया था. तो तभी याद है आपको मैंने तभी बोला था कि अभी अगर शूट कर सकते तो अभी बात करते. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके 34 इयर्स के एक्सपीरियंस में जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे बोले हैं, तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये हमारे दर्शकों के लिए भी. बिकॉज एक पैसेंजर जो होता है वो हमेशा ट्रैवल करता है पीछे बैठ के कैबिन में, उसको आइडिया नहीं होता है कि क्या बीती है एक पायलट्स पे. तो मैंने सोचा इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हो सकता है. बट आपने पहले वाला पूरा पॉडकास्ट देखा? हाँ जी. कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया. या I couldn't believe myself. नहीं, वो एक्चुअली जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें क्लियरली मतलब पता चल रहा था कि आपका एक्सपीरियंस जो है, जो ऑथेंटिसिटी है वो, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वही दर्शकों को भी पसंद आई. बिकॉज उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत आप खुल के बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन मैंने है. उस पॉडकास्ट में भी कहा था कि जब तक पूरा CVR रीड आउट नहीं आएगा बाहर, जब तक ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन सस्पिशियस रहेगा, चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए. राइट. और उसके बाद में काफी सारे, हमारा पॉडकास्ट तो पहले शुरू हुआ, उसके बाद में काफी सारे एक्सपर्ट इन्होंने लास्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो CVR में एक लाइन निकाल के बताई. जी. इसका मतलब है कि इन्होंने पूरा CVR सुन लिया है. हाँ. अब पूरा CVR सुन लिया है और क्यों नहीं बाहर निकाल रहे पब्लिक को, मीडिया को, रीजंस नोन टू देम. चलिए, ग्रेट. ओके, आज के लिए ऑफ कोर्स हमारा मेन जो कॉन्वर्सेशन है वो आपके एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स के बारे में है, जो आपके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वंस जो हुए हैं. तो उसके वो करने के पहले, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि इन लोगों ने ये पूरा सुन लिया है, बट जनरली जो हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ उसके बाद में भी काफी सारे और इंसिडेंट्स बाहर आ रहे हैं अभी. ऐसा लग रहा है हर 2-3 दिन में इंसिडेंट्स बाहर आ रहे हैं. तो ये आपके हिसाब से एक क्यों हो रहा है ऐसा कि इतने सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं? इज इट बिकॉज कि 171 का थोड़ा भी इट्स अ हॉट टॉपिक, तो इसके वजह से बाकी सब भी बताना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो इतने रेगुलरली नहीं हो रहे थे. हाँ, यू आर राइट. रिसेंट मंथ्स में कुछ ज्यादा ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वेदर इज बोइंग और इट्स एयरबस, बट मोस्टली बोइंग के ही ज्यादा इंसिडेंट्स सुनने में आ रहे हैं. एंड ऑल मीडिया के थ्रू ही आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज प्रिंट के थ्रू आ रहे हैं. और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद 171. वो एक इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट था. ये जो अभी हुआ अमेरिकन एयरलाइंस का, राइट. और अभी आज ही आई थिंक 787 का इंजन फेल हुआ. So as I was telling you earlier, ना, इंजन फेल होने के there are hundreds of reasons. Right. It's not only one कि है ना, वो जो पुराने डिस्कशन में अपन बात कर रहे थे फ्यूल स्विच. इंजन फेल होने के कारण बहुत सारे होते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम पड़ता है जब वो इंजन को डाइसेक्ट करके देखते हैं. राइट. क्या व्हाट वाज द फॉल्ट. बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप देखो इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका इंडिया के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता. बराबर है. Right. Imagine how complex the technology is. I'm sure, yeah. Plus वो engines बनाने में भी मतलब इतना टाइम लगता है, because normal gestation period एक engine को बनाने के लिए it's like almost a decade of research, development, और फिर उसके बाद में वो actually test होता है, फिर certify होता है and all. Yeah.
बिकॉज इंडिया भी बनाने की अनफॉर्चुनेटली ट्राई कर रहे हैं अपनी कावेरी इंजन जो डिफेंस के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई अभी साफरान के साथ। उन्होंने कितना टाइम हो गया उसको? बहुत, ऑलमोस्ट 20 साल। ग्रेट, ओके। ये एक्चुअली हम बह जाएंगे ये कॉन्वर्सेशन में और कुछ शुरू हो जाएगा। उसके पहले लेट्स कम बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन। आपके इंसिडेंट्स के और एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के पहले मुझे जस्ट जनरली समझना है कि क्या टाइप की इमरजेंसीज होती है एक पायलट के लिए इन कमर्शियल एयरलाइन और कमर्शियल फ्लाइट में। सी, एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि प्लेन भी एक मशीन है। जैसे कार है वैसे प्लेन है। प्लेन कॉम्प्लेक्स है। प्लेन में बहुत ज्यादा हाईटेक सिस्टम्स हैं। आज की तारीख में जो प्लेन्स बन रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें बहुत सारा कंप्यूटराइजेशन है। कंप्यूटर्स on ground in the office also hangs, also crashes. Same thing, same computers can crash in the aircraft also. Right. It can hang also, it can pause also. So basically ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये आप इसको फॉर ए कॉमन मैन दो कैटेगरी में डाल सकते हो आप। ओके। एक होते हैं इन्फॉर्मेटरी इंसिडेंट्स, फेलियर्स, और एक होते हैं रिएक्टिव फेलियर्स। ओके। रिएक्टिव फेलियर्स आर मोर सीरियस टाइप्स। लाइक इन्फॉर्मेटरी है कि आपका विंडो एज सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, या आपका कोई कंप्यूटर का कोई पर्टिकुलर रीडआउट नहीं आ रहा है। छोटे मोटी जो चीजें होती है, वॉल्यूम कंट्रोल खराब हो गया इसका उसका ये वो। बट जो रिएक्टिव होती है उसमें दे आर मोर सीरियस वेयर यू नीड पायलट एक्शन एंड इट कैन लीड टू सीरियस रिपरकशंस। तो उसमें जैसे अगर मैं आपको कॉमन आदमी के हिसाब से बताना चालू करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीजें जहाज में। एक तो प्लेन के इंजन हैं, और उस इंजन्स के कारण जो जो सिस्टम मेंटेन होते हैं, जो जनरेटर्स इंजन से कनेक्टेड है उसके कारण जो जो सिस्टम मेंटेन होता है वो सब सेकेंडरी फेलियर्स में आ जाते हैं। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अगर आप सीरियस इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फायर इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वंस। सेकंड इज फायर ऑफ द इंजन, engine fire as well as fire in the cabin. Okay. Fire in the cabin is worse than engine fire. Why? Smoke in the cabin is worse than engine fire. क्यों? क्योंकि इंजन फायर को तो आप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो लगे हुए हैं इंजन के अंदर उससे बुझा सकते हो। एक इंजन पे जहाज उड़ा सकते हो। एक इंजन, जिस इंजन पे आग लग गई उसको आपने फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। दो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक ने बुझा नहीं बुझा, दूसरे को यूज किया, उससे भी ना बुझे, देन इट बिकम्स ए ASAP LSAP इमरजेंसी, लैंड एज सून एज पॉसिबल। ओके। पर जो कैबिन में जो होता है, कैबिन में जो फायर आती है, कैबिन में जो स्मोक आता है, फायर कैन बी इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट विच इज बिलो द पैसेंजर्स, फायर कैन बी इन द कार्गो कंपार्टमेंट। दैट इज व्हाई they don't allow you to carry batteries and all, power banks and batteries inside your check-in bag. Right. तो कहीं से भी फायर आती है। बट कैबिन में अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है तो देयर आर पीपल सिटिंग इन द कैबिन, दे पैनिक, एंड देन जो ऑक्सीजन होती है कैबिन के अंदर वो उसके साथ अगर स्मोक मिक्स हो जाता है, सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लेस। दैट इज व्हाई यू सीन कि ऑक्सीजन मास्क भी गिर जाते हैं। बट ये अकरेंस कॉमन है, होता है? बिकॉज मतलब इतना सुनने में ऐसा आया नहीं है कि कैबिन नहीं ज्यादा नहीं हुए हैं, बट देयर आर मेजर इंसिडेंट्स वेयर द होल एयरक्राफ्ट हैज बीन smoke has intoxicated them, including the pilots. Wow. And the plane crashed ultimately somewhere in the Gulf. There was nobody flying, there was no survivors. Oh, okay. It was so serious. Oh. बहुत सालों पहले की बात है। अच्छा। But fire in the cabin can happen because of right. your ovens and catering stuff. बट आपके साथ में कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कुछ माइनर फायर या स्मोक हुआ है एंड इट हैज टू बी डोज्ड इन द कैबिन में? एज आई सेड ये बहुत रेयर इंसिडेंट है। अब जैसे आप इस 171 को भी आप बोल रहे हो बहुत रेयर इंसिडेंट है। राइट। दोनों इंजन फेल होना इज लाइक 1 in a trillion. यस।
सेम थिंग, स्मोक, फायर, इंजन फायर इज वेरी कॉमन। ये आपने बताया, उसके बारे में मेरा एक सवाल था। आपने बोला कि फायर एक्सटिंग्विशर से आप इंजन को बुझा सकते हो, तो मतलब हाउ डज दैट वर्क? मतलब सी देयर आर लूप्स अराउंड द इंजन, ओके, and whenever the loop gets overheated, so first we get a warning, cockpit में warning आती है overheat, right engine, loop A, ओके, तो उसका एक्शन लेता है पायलट। फिर दूसरा लूप जो लगा रहता है अदर साइड ऑफ द इंजन, लूप बी बोलते हैं उसको, वो भी ओवरहीट होता है। तो दो कंडीशन होती है, एक होती है ओवरहीट कंडीशन, सो पायलट कैन टेक एक्शन और उस ओवरहीट कंडीशन को कम कर सकते हो, या फायर कंडीशन। इफ द लूप डिटेक्ट्स फायर, इट गिव्स अ वार्निंग कॉकपिट में फायर की, कि राइट इंजन इज ऑन फायर। एनी वन ऑफ द लूप इज रिलायबल इनफ टू गिव यू एन एक्चुअल वार्निंग, ओके, कि इंजन में अगर आग लगी है तो वो जेन्युइन है। अच्छा, और दोनों लूप भी एक साथ भी दे सकते हैं आपको वार्निंग। ओके, तो देन उसके हिसाब से फिर पायलट एक्शन होता है। तो एक्शन पायलट का जैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर बोल रहे हो, तो उसमें सिस्टम है बेसिकली कि आप वी हैव ए सिस्टम कॉकपिट में, अच्छा, टू फायर द फायर एक्सटिंग्विशर इन व्हिचएवर इंजन वी वांट। अब राइट इंजन में आ गए, आप राइट इंजन का फायर एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट कर दो। अच्छा, आई डोंट वांट टू शो यू बाय एक्शंस, बिकॉज जहाजों के अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग हैं, किसी में बटन है, किसी में हैंडल्स हैं। गॉट इट। तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर को आप एक्टिवेट कर दो तो 99% आग बुझ जाती है। गॉट इट। फिर आप, क्योंकि पहले से आपने फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट करने के पहले आपको उसको इंजन को बंद करना पड़ता है। तो जब आपने इंजन को बंद कर दिया तो नाउ इंजन इज आइडलिंग बिकॉज ऑफ द विंड प्रेशर, राइट, तो उस समय फिर उसको आग को बुझा देता है। गॉट योर पॉइंट। और बेसिकली वो जो एक्शन है पायलट का, वो बेसिकली एक ही काम करता है, फ्यूल लाइन बंद कर देता है और फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करने के लिए कमांड दे देता है। अंडरस्टैंड, ओके। हाँ, एंड ये सिचुएशंस में, मतलब आपने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आपकी वो चेकलिस्ट होती है, तो ये सिचुएशन में भी ऐसे मतलब कोई फायर चेकलिस्ट है, इसकी फायर चेकलिस्ट है। इज इट? ओके। फायर चेकलिस्ट में इसमें मेमोरी आइटम्स हैं, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, राइट। तो पहले मेमोरी आइटम्स करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपने एक्शन लिया है उसके ऊपर सेकेंडरी एक्शंस होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? फायर तो मेरे साथ हुआ है। प्लीज बताइए, व्हाट इज दैट इंसिडेंट? फायर का मैं आपको एग्जैक्ट, तो ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1998 में। ये आपके रिक्वेस्ट के कारण मुझे मेरी 25-30 लॉग बुक्स को खोल के एक एक पन्ने को पलट के उसमें से निकालना पड़ा रिकॉर्ड में। थैंक यू सो मच। अभी भी बहुत सारी चीजें बची, बहुत लॉग बुक्स बची, आएगा थक गया मैं निकालते पर कुछ निकाल पाया हूँ मैं। राइट। वो मैंने फोटो भेजी थी ना लॉग बुक की। तो ये बताने के पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम इनके एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स के बारे में, जैसे आप लोग ने भी कमेंट्स में किया, तो ही एक्चुअली वेंट थ्रू हिज फुल, आई मीन बहुत, आई थिंक 5-6 घंटे आप वो पे आप बैठे थे, एंड देन ही पिक्ड आउट लाइक सम इंसिडेंट्स व्हिच ही, एंड ही इज गॉन इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स जो आप बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। सो दिस इंसिडेंट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट happened on 13th April 1998. It was an Airbus 300. मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है जहाज का। नहीं वो सब, हाँ। और ये फ्लाइट थी बॉम्बे टू शारजा। ओके, ठीक है। तो इस फ्लाइट में हम लोग टेक ऑफ नहीं कर पाए। ओके, क्योंकि टेक ऑफ के पहले ही ये सारा फायर का वो हो गया, वार्निंग आ गई। तो हम टेक ऑफ पॉइंट पे थे, और MEL आपको मैंने पिछली बार समझाया था, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। तो इस फ्लाइट पे इंजीनियर ने हमारे फायर सिस्टम की जो लूप बी है वो अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया था। अच्छा। तो नाउ मेरे एक इंजन में एक लूप खराब है, दूसरा लूप चालू है। ओके, लूप ए इज वर्किंग, लूप बी इज अनसर्विसेबल, डिक्लेयर्ड ऑन पेपर। राइट। सो नाउ एट टेक ऑफ पॉइंट इट इज अ कोइंसिडेंस दैट टेक ऑफ रोल में इंजन फायर वार्निंग आ गई, और इंजन फायर राइट इंजन सेम इंजन में आई, और जिसके साथ साथ लूप बी फायर वार्निंग भी आ गई। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लूप ए बी तो खराब था, ए में भी फायर, लूप ए ने फायर डिटेक्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने रिजेक्ट टेक ऑफ किया,
नहीं, सो लेट्स ट्रैक बैक थोड़ा अपना। तो जब ये इंजन ने डिक्लेयर किया एंड ऑल दैट, तो बोर्डिंग हो गई थी, आपने टैक्सी वे से निकल के यू वेंट टू द टेक ऑफ पॉइंट, एंड वहां पे टेक ऑफ से पहले आपको ये डिटेक्ट वापस हो गया कि अभी लूप टेक ऑफ रोल में, ओह when we opened power for takeoff, राइट, that time we immediately got this fire warning on the right engine with along with loop A fault. वाओ, ओके। Now loop A ने actual fire detect की कि नहीं की वो नहीं पता, ओके, पर loop A अनसर्विसेबल हो गया था, उसके कारण दोनों लूप अनसर्विसेबल हो गए। उस कंप्यूटर सिस्टम ने उसको डिटेक्ट एज्यूम किया कि ये फायर है। ओके, गॉट इट। इट वाजंट अ फायर। वाओ, इन एक्चुअली व्हेन वी केम बैक टू द बे, हम जब वापस आए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इट वाज अ लूप ए वाज अ फॉल्स वार्निंग, लूप बी वाज अनसर्विसेबल डिक्लेयर्ड, सो बेसिकली वी गॉट अ फॉल्स फायर वार्निंग ऑन टेक ऑफ। वाओ, बट फायर वार्निंग इज फायर वार्निंग, राइट, यू कांट टेक इट लाइटली, हाँ, so you had to reject the takeoff। वापस आए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्लेन गॉट ग्राउंडेड। और आपको एक चीज मैंने लास्ट टाइम शायद बताना रह गया, टेक ऑफ में भी है ना, एक हमारा एक कहते हैं उसको लो स्पीड रिजेक्ट टेक ऑफ एंड हाई स्पीड रिजेक्ट टेक ऑफ। ओके, लो स्पीड रिजेक्ट टेक ऑफ होता है 100 माइल्स की स्पीड आती है प्लेन की, जब तक उसके पहले कोई फेलियर हो जाए, हाँ, तो प्लेन को अगर रिजेक्ट करना है तो वो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज डेंजरस और वेरी सीरियस। But after 100 miles per hour, we call it 100 knots. Right. So after 100 knots, till your V1 speed is considered a high speed reject takeoff. Okay. So that is considered serious matter. Okay. Because उसमें heavy braking होती है, heavy deceleration होता है, passengers को भी बहुत जोर से आगे की तरफ धक्का लगता है, force, और it's a very scary situation for passengers who थिंक दैट प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और सडनली टेक ऑफ करते करते प्लेन रिजेक्ट करता है टेक ऑफ और डिसेलरेशन मोड में चला जाता है। और ये सब कॉल आउट मतलब आपके बीच, दोनों पायलट्स के बीच में ही होता है, कैबिन को नहीं सुना? नहीं, कुछ भी नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। ओके, ये दोनों कैप्टन और पीएनएफ एंड पीएफ और पीएनएफ कैप्टन और को पायलट जैसे बोलता है, गॉट इट, उनके साथ होता है और सब रिकॉर्ड होता है। ओके, तो ये सिचुएशन में जब भी आपने बेसिकली बोला कि आपने ओपन किया and you basically were running down the runway, तो आपको V1 के पहले was it like above 100 knots? We got it before 100 knots. Oh, तो then it was a normal reject, means okay. You know, हाँ, so just came out, went to the bay and एक और कोई स्टोरी? एयरबस 320 था, मॉनसून कंडीशंस थे जैसे अभी चल रहे हैं, जैसे इंडिया में हर जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, सब जगह पूरा बुरा हाल था। औरंगाबाद में भी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। हमारी फ्लाइट थी बॉम्बे, औरंगाबाद, दिल्ली। सो औरंगाबाद में लैंड करने के बाद हम लोग फ्लाइट प्रिपेयर हो गई दिल्ली जाने के लिए। सो रनवे के टैक्सी करके बाहर आए पार्किंग बे से। रनवे में एंटर करने के पहले मैंने रनवे, एक ही रनवे 2709, तो एटीसी ने कहा विंड्स काम, हैवी रेन। जब बारिश चालू हो जाती है ना, तो पहले बारिश चालू होने के पहले हवा तेज हो जाती है, फिर बारिश आने के बाद में हवा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मैंने 09 की तरफ देखा, पूरा काले बादल। 27 की तरफ देखा, उधर भी पूरे काले बादल। रेडार ऑन करके देखना चाहा कि कौन से काले बादल कितने खतरनाक हैं, क्योंकि उसमें कलर कोडिंग होती है वेदर रेडार में। ओके, तो उसमें आपको सबसे सेंटर ऑफ द कोर ऑफ द वेदर विच इज रेड येलो, हाँ, रेड येलो ग्रीन। तो जहां रेड येलो है उसको तो टोटली अवॉइड करना है, वो तो आपके जहाज को तोड़ देगा, इतना खतरनाक होता है। आसमान में आज भी जब आप जहाज उड़ाते हैं, हम रेड येलो से दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैंने जिंदगी में मैक्सिमम डेविएशन 100 माइल्स का लिया है, टू अवॉइड दिस वेदर। गुवाहाटी से कलकत्ता आ रहा था, मेरे को गुवाहाटी से ढाका जाना पड़ गया, और ढाका से फिर घुमा के कलकत्ता आया, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें घुसूंगा तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तोड़ देगा विंग्स को। इतना वेदर इट्स लाइक ए स्मॉल शिप इन ए सी स्टॉर्म। क्या है शिप की ऊपर से देखो तो कितना बड़ा समुद्र है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दिस औरंगाबाद में ना, अब मैं अपने कोपायलट से पूछा, मैंने कहा यार दोनों तरफ तो वेदर तो उतना ही खराब दिख रहा है। तो पर जब तक क्या होता है कि जब तक आप रनवे पे अलाइन हो जाते हो ना, तब वेदर रेडार आगे का वेदर दिखाता है,
I shall not watch. अब मैं रनवे के परपेंडिकुलर खड़ा हूं, तो मेरा वेदर रेडर उस तरफ दिखा रहा है, इधर देखना, इधर नहीं दिखा रहा, इधर नहीं, लेफ्ट में नहीं दिखा रहा, राइट में नहीं दिखा रहा। तो मैंने कहा आईटीसी को, भाई आई वुड लाइक टू गो फॉर 27 रनवे 27, बिकॉज वो टैक्सी छोटा टैक्सी वे वाज टैक्सिंग वाज वेरी स्मॉल, मे बी 200-300 मीटर्स। तो वेंट ऑन रनवे 27, लाइन अप किया, वेदर रेडार ऑन किया, पूरा वाइट रेड एंड येलो दिखा रहा आगे टेक ऑफ पाथ पे। मैंने कहा ये नो 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 नो, I told ATC, I said, I don't think I can do this takeoff on runway 27. I would like to go for 09. So पूरे रनवे को मैं अगेन टैक्सी करके दूसरे एज तक गया, फिर वहां घुमा के जब रनवे 09 पे अलाइन किया, तो वहां पे भी वो वैसे ही दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी सिचुएशन थी कि करे क्या। विजिबिलिटी अच्छी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स, एंड विंड भी कम है, बट बारिश बहुत हो रही थी। फिर मुझे आदत थी, कोपायलट से काफ़ी डिस्कशन करता हूँ, उसका ओपिनियन लेता हूँ, करो वही जो ठीक लगे, बट लेट हिम गिव हिज ओपिनियन। सो देन ही सेज कुछ नहीं होगा सर, लेट्स टेक ऑफ। मैंने भी सोचा, पर मैंने कहा अच्छा ये सेक्टर मैंने उसको दिया हुआ था प्लेन चलाने को, तो ही वॉज गोइंग टू डू द टेक ऑफ, ही वॉज गोइंग टू बी पायलट फ्लाइंग, आई वॉज गोइंग टू बी पायलट नॉट फ्लाइंग। तो आई गेव हिम द टेक ऑफ। एज सून एज वी स्टार्टेड रोलिंग रनवे पे, must have crossed हमारा V1 speed was something around 140 के आसपास। As soon as we reached around 133, 35, just few seconds before V1 call out, by the time I gave V1 rotate, and as soon as he started rotating the plane, co-pilot was flying, we got a severe wind shear warning. Wind shear, wind shear, wind shear. The computer yells at you. इतना जोर से चिल्लाता है कंप्यूटर, wind shear, wind shear, wind shear. I just said, you know, in 320 we have this takeover button. Okay. Both have got side sticks. तो दोनों साइड में टेक ओवर बटन होता है। तो बारिश की आवाज इतनी तेज, उस पर वही विंशर की जोर से चिल्ला रहा है। मैं कोपायलट को बोला माई कंट्रोल्स, एंड ये बटन दबा दिया मैंने। बटन दबाने से पावर ट्रांसफर इधर आ जाता है, द कंट्रोल्स कम टू मी ऑटोमेटिकली। If I keep it pressed, it permanently stays with me. And I gave this wind shear का action बहुत severe है। You have to normal take off कर रहे हो आप, you're going to like 15-16 degrees. इसमें full back. So I pull the full back, full power take off, max take off power लगा दिया और खींच के बैठा। You won't believe, it was so scary. जहाज हवा में आया, लैंडिंग गियर हमने फटाक से ऊपर ले लिया। सॉरी, विंडशीयर में लैंडिंग गियर को भी टच नहीं कर सकते जब तक आप विंडशीयर के बाहर नहीं आ जाए। तो जैसे ही हवा आया, हम मुश्किल से 150 फीट या 170 फीट पे पहुंचे थे, और जहाज ने क्लाइंब करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द विंडशीयर। विंडशीयर क्या होता है कि ऐसे हवा ऊपर से मारती है प्लेन को, तो जमीन पे धक्का मारने की कोशिश करती है, वांट्स इट टू गो एंड क्रैश। बट आई आर गिवन फुल पावर एंड फुल कंट्रोल्स बैक। ये जो ऐसे करते हो तो इसका मतलब पीछे जो एलिवेटर्स है ना, वो ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे ऊपर चले जाते हैं, तो इधर हवा मारते तो प्लेन की नोज ऊपर जाए। तो उसमें यू विल बिलीव 170 feet is like we could see the trees going below me, and this continued for at least 20 seconds, and I was literally, मैं बताऊं, मेरी सांस रुकी हुई थी, but the mind was still working. दिमाग चल रहा था, एक्शन मेरे को मालूम था, मैं बस फुल बैक करके छोड़ नहीं रहा था क्योंकि प्लेन पूरा शटर कर रहा था। और व्हेन यू गिव मैक्स टेक ऑफ पावर ना, इट्स ट्रेमेंडस नॉइस, बहुत जोर से आवाज आती। और मेरी नजर केवल साइड में विंडो से देख रहा था कि पोल्स और ट्रीज नीचे से जा रही हैं, और मेरी नजर केवल IVSI पे थी, इंस्टेंट वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, कि वो कहीं से भी थोड़ा सा 50 फीट 100 फीट भी दिखाना शुरू कर देना, तो आई नो कि आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। नहीं तो एक सेकंड की पीरियड तो ऐसा लगा आज प्लेन क्रैश होगा, बट गॉड वाज विद अस, एक्शंस वर करेक्ट। सो आफ्टर 15-20 seconds, aircraft started climbing 170, 190, 200, 210. And it took almost 35 seconds to actually get my normal rate of climb of 2000 feet per minute. Wow. And we got out that wind shear situation. It was an experience. Very bad experience. But ये सारे experiences इंसान को
एक्स्ट्रा केयरफुल बना देते हैं कि मैं इस सिचुएशन में फिर कभी नहीं आऊंगा। वेदर खराब है तो टेक ऑफ मत कर। आपने बाद में बोला पायलट को के नहीं उड़ना चाहिए था। हाँ, मैंने बोला तूने मेरा डिसीजन वेट का था कि मैं वापस चले जाऊं, वेट करूंगा, वेदर निकल जाएगा, उसके बाद टेक ऑफ करेंगे आधा घंटे 1 घंटे बाद। पर मेरा डिसीजन सेंटर में था कि टेक ऑफ करूं कि नहीं करूं, बट तूने बोला तो मेरा डिसीजन वे इस तरफ चला गया, पॉजिटिव बन गया। बट वो कहावत है कि फर्स्ट रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। मैं हर पायलट को आज के तारीख में केवल इतना एडवाइस दूंगा कि जब भी तुम्हारे दिमाग में जो फर्स्ट रिएक्शन आता है कोई भी सिचुएशन इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए, वो ही करेक्ट होता है, वो ही करेक्ट होता है बाय इंस्टिंक्ट। जो बिकॉज वो रिएक्शन आता है विद द नॉलेज एज वेल एज योर इंस्टिंक्ट्स, कंबाइंड रिएक्शन। जब दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं वो फर्स्ट रिएक्शन आता है। फिर आप अपने फर्स्ट रिएक्शन पे डाउट करना शुरू कर दोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन एंड देन रिग्रेट कि अरे नहीं यार मुझे वही करना चाहिए था। ये आपने नेविगेशनल और ये तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंट कुछ है जिसमें ऐसा मैल फंक्शन कुछ हुआ है या कुछ ऐसा सिचुएशन ये बहुत क्रिटिकल हो गया था? नहीं, नेविगेशन कभी क्रिटिकल नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, नेविगेशन में आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक इंसिडेंट है एयरबस 300 का। उस जमाने में मैं को पायलट होता था और हम आ रहे थे सिंगापुर से चेन्नई। उस जमाने में मद्रास होता था। तो 300 में आईएनएस होते, 2 आईएनएस होते हैं, एक कैप्टन के साइड पे आईएनएस, एक को पायलट के साइड में आईएनएस। बाद में फिर नए जो 300 आए थे उसमें एक 3rd आईएनएस भी आ गया था, क्योंकि अगर एक आईएनएस खराब हो गया तो पता नहीं चलता था कि कौन सा वाला खराब है। अच्छा, बिकॉज दोनों अगर मिसमैच कर रहे हैं तो पता नहीं चलता था कि कौन सा आईएनएस खराब है। सो दे इंस्टॉल्ड अनदर 3rd आईएनएस। सो 2 जो मैच कर रहे हैं वो मतलब वो 3rd वाला खराब है। कॉमन सेंस यूज किया, लाइक अ बैकअप प्लान। हाँ। तो सिंगापुर से टेक ऑफ करने के बाद आईएनएस एंगेज कर दिया था टेक ऑफ के पहले ही। आईएनएस तो एक्चुअली स्टार्टअप के टाइम इन प्लेन को मूव करने के पहले ऑन कर देना पड़ता है ताकि वो लास्ट पोजीशन याद रखे। ओके। टेक ऑफ के बाद दोनों आईएनएस फेल हो गए। तो मैं बड़े सीनियर एग्जामिनर के साथ फ्लाई कर रहा था, इनफैक्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग के साथ फ्लाई कर रहा था। हैदराबाद में हमारे डायरेक्टर साहब थे, बड़े बहुत सीनियर, और मैं तो नया को पायलट था विद 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो फ्लाइट इंजीनियर मैं उनकी तरफ देख के कह रहा हूँ, सर बोथ आईएनएस आर फेल्ड, आई थिंक वी शुड गो बैक टू सिंगापुर। He didn't say anything and we kept on flying. Now when you leave a busy station, so we have navigational aids available. Okay. They are called VOR, very high frequency omni range, ADF, automatic direction finder. तो ये सारे बीकन्स लगे रहते हैं। तो अगर ये आपका सैटेलाइट नेविगेशन और इनर्शियल नेविगेशन ये सब फेल हो जाता है ना, तो इनिशियली वी कैन ट्यून दोज स्टेशंस एंड fly the plane in that direction. Okay. Which is very reliable because 737 हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही उड़ाते थे। तो कई बार तो हम रेडियो स्टेशंस को भी ट्यून करते थे, क्योंकि VOR और इनकी रेंज होती थी 100 माइल्स 150 माइल्स। और अगर मुझे लखनऊ जाना है, मैं लखनऊ रेडियो स्टेशन भी ट्यून कर लेता हूँ, 400 मील से मुझे उसकी बीकन की इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। राइट। तो कभी कभी रेडियो सिग्नल्स पकड़ के हम लोग फ्लाइंग करते थे वो शुरू में। 737-200 तो बेसिकली एब्सोल्युटली मैनुअल जहाज था। तो ये थोड़ी देर तक तो जाते रहे। फिर मैंने कहा सर अभी नाउ आफ्टर क्रॉसिंग फुकेट वी विल बी ऑल ओवर द बे ऑफ बंगाल फॉर द नेक्स्ट 3 hours एंड देयर इज नो बीकन। कहता है I did not say anything. That means you assume that we are continuing to Chennai. अच्छा। If I wanted to go back, I would have told you, let's go back. Because you said, sir, we should go back to Singapore. But I didn't say anything. That means you assume that we are going to Chennai. And that is why you kept on navigating on this navigational aids. मैंने कहा, but sir, now, this 3 hours, almost 1500 miles of sea, without any navigation aid, we don't know where we are going. So,
बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर चीज थी वो, जो होती नहीं, कभी नहीं होती और किसी को करनी भी नहीं चाहिए किसी पायलट को। पर उस जमाने में रेडार कवरेज बहुत पुअर था। इंडिया में केवल 4 स्टेशंस के अंदर रेडार कवरेज थे, उनकी भी रेंज कुछ 250-300 मील थी। उसके अलावा कौन जहाज कहाँ उड़ रहा है एटीसी को मालूम ही नहीं है। जो पायलट रिपोर्ट करता है वही उसी से एटीसी अज्यूम करता है कि ये पायलट ने यहाँ रिपोर्ट किया तो ये जहाज ये इस जगह पे है। तो देवर नो रेडार कवरेज। टेक्नोलॉजी तभी थोड़ी पीछे थी। हाँ, तो बस हमने विंड डायरेक्शन कैलकुलेट किया और जहाज का हेडिंग कैलकुलेट किया और चेन्नई की तरफ जहाज लगा के हेडिंग पे छोड़ दिया 3 घंटे के लिए। ऐसा मतलब तीर छोड़ दिया, अब वो कहाँ जाके लगेगा किसको पता। तो अल्टीमेटली जब हम चेन्नई कंट्रोल मद्रास कंट्रोल के रेंज में आए करीब 250-300 मील के, दैट टाइम हमने जब उसको पूछा कि वी हैव सम नेविगेशनल प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट आवर पोजीशन, हम कहाँ हैं, हमको कोई नेविगेशन एड नहीं मिल रहे। तब उसने बताया कि आप 40 माइल्स लेफ्ट में जा चुके हो फ्रॉम योर नॉर्मल ट्रैक। राइट, बट ठीक है, अपना आसमान है, अपना देश है और कोई कवरेज नहीं था। राइट, बट वैसे मतलब ये सब टेक्नोलॉजी आने के पहले तो यूजुअली ऐसे ही मैन्युअली सब कैलकुलेट किया मैन्युअली, सब कुछ मैन्युअली, एवरीथिंग वाज, द वर्कलोड इन द कॉकपिट वाज 10 टाइम्स ऑफ टुडेज पायलट्स। उस जमाने के पायलट्स के ऊपर इतना वर्कलोड होता है 10 टाइम्स मोर। फ्लाइंग द प्लेन, नेविगेटिंग द प्लेन, उसके अलावा दुनिया भर का पेपर वर्क, ये मॉनिटर करो, ये इंजन पैरामीटर्स नोट करो, ये इंजन ये करो, सब कुछ। फिर बाद में एयरबस आया, एयरबस में उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर डाल दिया, तो फ्लाइट इंजीनियर सारा टेक्निकल काम करने लगा। फिर पायलट और कैप्टन और को पायलट केवल प्लेन चलाते थे, रेडियो करते थे, नेविगेशन करते थे। तो धीरे धीरे बहुत इवोल्यूशन हुआ है। और अभी के इसमें तो फ्लाइट इंजीनियर्स होते ही नहीं है, अब तो सब कुछ आप तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ ओनली पायलट एंड को पायलट एंड द कंप्यूटर। दूसरा आपको एक और से तो फिर बाद में आपने उसके आपको एक बात बताऊं, 787 और 320 का कंप्यूटर इतना हाईटेक है कि उसमें आप कभी गलती से कोई रॉन्ग डाटा डालने की कोशिश करोगे ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इट्स समथिंग लाइक आपने मोबाइल में आपने 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो मोबाइल लॉक हो जाता है। वहां लॉक नहीं होता है सिस्टम, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो फर्स्ट टाइम में आपको अगर गलती हो गई तो यू नो कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन यू कैन रेफर योर कैप्टन, यू कैन रेफर द मैनुअल, यू कैन रेफर व्हाटएवर यू वांट, बट यू कैन करेक्ट योरसेल्फ इमीडिएटली। अल्टीमेटली ह्यूमन एरर तो ह्यूमन एरर है ना। राइट, मैन हैज बिल्ड द कंप्यूटर बट man's brain is not as good as the computer. True, yeah, of course. It's complex. दूसरा आपने बोला एक और 2 इंसिडेंट सुना, तो दूसरा हाँ, दूसरा मैं आपको तो ये था 21 अगस्त 1999, एयरबस 300। ओके, ठीक है, और हम आ रहे थे कैलकाटा टू मुंबई। अब इसमें क्या था कि आपको पता है एक इंजन पे एक जनरेटर लगा रहता है, तो वी हैव 2 जनरेटर्स एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एपीओ जो टेल में होता है। आपने बताया था लास्ट टाइम। तो वी हैव टोटल 3 जनरेटर्स, एक नंबर 1 इंजन जनरेटर, नंबर 2 जनरेटर, एपीओ जनरेटर। तो एपीओ जनरेटर इस केस में एपीओ वाज अनसर्विसेबल, व्हिच इज वेरी कॉमन। एपीओ अनसर्विसिबिलिटी इज वेरी कॉमन। ओके, ऑटो शटडाउन हो जाता है, कभी कभी फॉल्ट्स आती रहती हैं। तो एपीयू ऑटो शटडाउन भी हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। एमईएल में इट इज कैरी फॉरवर्ड आइटम। ओके, अब ये हुआ कि इस जहाज में एमईएल में एपीयू ऑटो शटडाउन कैरी फॉरवर्ड नहीं था, एपीयू वाज सर्विसेबल और लेफ्ट इंजन जनरेटर वाज कैरी फॉरवर्ड। तो लेफ्ट जनरेटर नहीं था, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लेन को उड़ाने के लिए 2 जनरेटर जरूरी है टू टेक ऑल द इलेक्ट्रिकल लोड्स। तो लेफ्ट जनरेटर नहीं था, राइट जनरेटर चल रहा था, एपीयू चल रहा था। हम लोग गए, टेक ऑफ किया और एपीयू ऑटो शटडाउन हो गया। ऑटो शटडाउन हो गया तो एपीयू जनरेटर भी खत्म हो गया। अब हम रह गए एक इंजन जनरेटर पे। हमने कोशिश की एपीयू को फिर से चालू करें, यू कैन डू 2 or 3 अटेम्प्ट्स, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग बैक स्टोरी। नहीं चालू हुआ,
So we cannot continue on one generator, because अगर वो generator भी fail हो गया तो total electrical loss हो जाएगा. Right. Then you have only battery backup. Batteries can power only important instruments. सबसे important जो instruments है ना cockpit में, वो केवल उन्हीं important instruments को backup देता है battery. और वो भी कुछ 23 minutes या 29 minutes के लिए. उसके बाद बैटरी भी डेड हो जाती है. अब वो 23-29 मिनट्स के अंदर प्लेन को जमीन पे उतारना पड़ता पायलट को. तो वो सिचुएशन हम कभी आने नहीं देते. तो अब एक जनरेटर पे देन वी डिसाइडेड टू गो बैक टू कलकत्ता एंड लैंड. फिर वही बात आती है कि इंजन जनरेटर जैसी इंपॉर्टेंट चीज को क्यों कैरी फॉरवर्ड किया. बहुत सीरियस मैटर है. राइट. क्यों किया, पर होता है. अभी जब भी आप ये उड़ा रहे थे तो आपको रियलाइज फिर कैसे हुआ? अगेन इट कम्स एज अ वार्निंग ओनली एंड देन ड्यू. हाँ, एपीयू ऑटो शट डाउन होता है तो वार्निंग आती है. एपीयू लिखा हुआ आता है, एपीयू ऑटो शट डाउन. सो नॉर्मली जैसा आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, तो एपीयू यूजुअली इंजन शुरू होने के पहले पावर करता है. हाँ, अभी इस केस में क्या हुआ कि सिंस माय लेफ्ट जनरेटर वाज अनसर्विसेबल, आई हैड बाय द बुक्स MEL सेज कीप एपीयू रनिंग फॉर द होल फ्लाइट. गॉट इट. कि वो रिक्वायरमेंट देते हैं. बैकअप जनरेटर एपीयू का कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, सो दैट नंबर 2 जनरेटर एपीयू जनरेटर ऑलवेज अवेलेबल. कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों में से एक फेल हो गया तो कम से कम एक जनरेटर रह जाएगा आपके पास, और उसमें फिर आप कहीं पे भी जाके लैंड कर सकते हो. उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है. बट देन अल्टीमेटली पूरे जहाज का इलेक्ट्रिकल लोड एक जनरेटर पे जब आएगा तो वो भी ओवरहीट करेगा, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा वो भी. सेम थिंग विद इंजन. आप 2 इंजन पे उड़ाते हो. एक इंजन अगर आपका समझ लो आप बॉम्बे न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे हो तो करीब 7 घंटे की फ्लाइट है. 2 इंजन पे प्लेन सर्टिफाइड है 7 घंटे सब अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने के लिए, पर एक इंजन पे इज नॉट सर्टिफाइड टू फ्लाई 7 hours. इज ओनली सर्टिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर फॉर 90 मिनट्स, 120 मिनट्स या 180 मिनट्स. अलग अलग होते हैं. उसको बोलते हैं इटॉप्स, एक्सटेंडेड ऑपरेशंस ऑन ओवर द सी. ओके. तो उस सब कुछ ये सब इतना ब्यूटीफुल सिस्टमेटिक चीजें हैं सारी कि हर चीज को केटर किया जाता है. राइट. एंड स्पेशली जब आप सी पे उड़ते हैं तभी तो. हाँ, जब सी के ऊपर आप इतना 7 घंटे उड़ रहे हो, आप 500 का एवरेज लगा लो, 500 मील का 3500 फीट 3500 माइल्स आपको प्लेन उड़ाना है सी के ऊपर. क्योंकि मुझे भी, हमारी भी ऐसी एक इमरजेंसी हुई थी. आई डोंट नो मैंने आपको कभी बोला है कि नहीं. मैं जा रहा था एक्चुअली, ऑरलैंडो वाज माय फाइनल डेस्टिनेशन. तो मैं बॉम्बे टू CDG एंड CDG टू JFK एंड फिर कनेक्टिंग थी. जैसे ही CDG से हम उड़े तो कोई दूसरे CDG इज पेरिस, राइट, चार्ल्स डे गॉल है. सो जब भी उड़े तो कोई दूसरे एक एयरक्राफ्ट ने अपेरेंटली हमारे एक इंजन के ऊपर कोई तो एक इंजन में ये फायर देखी, ऐसा उन्होंने कम्युनिकेट किया शायद ATC से, और ATC ने हमें बताया. तो देन हम इमरजेंसी लैंडिंग घूम के वी वेंट टू आयरलैंड, एंड आयरलैंड में फिर बाद में हम लोग ने इमरजेंसी लैंडिंग की. बहुत इंटरेस्टिंग था. सो एक्चुअली आपने ये बोला कि जब भी ट्रांस अटलांटिक आप कभी देखना, आपके जो अटलांटिक ओशन पे जब जहाज उड़ते हैं ना, व्हेन यू डू अ बॉम्बे न्यूयॉर्क, बॉम्बे any part of the US, when it comes over the Atlantic, you see this plane's path is never like this from A to B. It is always in an arc. Right. There are 2 reasons. एक तो we don't fly we fly like this because when you are flying over the sea, if the closest airfield is Greenland, in between Bombay, New York, Bombay, London, New York. Bombay, London तक तो कोई इशू नहीं है. You're flying over the land. बहुत ऑप्शंस है. लंदन के बाद न्यूयॉर्क स्ट्रेट जाओगे तो you are at least 2.5-3 hours away from Iceland. But if you fly in an arc, so when you are midway through the flight, you are within 1 hour 30 minutes, 1 hour 60 minutes of your emergency, in case of an emergency. All planes are certified to fly on 1 engines as per manufacturer and DGCA. Manufacturer recommend करता है, DGCA approval देता है. तो
कोई जहाजों को like 787 had approval for initially for 120 minutes on one single engine, then it got 180 minutes. 777 has got a single engine approval for 3 hours, 180 minutes. Right. तो उसके हिसाब से फिर हम लोग पूरा रूट प्लान करते हैं कि पूरे रूट में किसी भी पॉइंट पे मुझे कोई भी इमरजेंसी होती है तो मेरे पास वेयर डू आई गो. So we make circles around that station and make sure that our plane is within that circle at every point. एक इंजन पे लैंड करना कितना डिफिकल्ट है? क्या आपने कभी? बहुत ही. Oh really? Yeah. बिकॉज मैंने जब भी हमारा भी ये ऑफ हुआ था तभी एक्चुअली जब भी लैंड हुआ था तो कैप्टन ने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा शायद ड्रैग होगा. नहीं, बहुत ही. तो डरिएगा मत. क्या होता है पता है? हाँ. जब एक इंजन फेल होता है तो एक इंजन जो फेल हुआ है वो ड्रैग बन गया है. इट्स पुलिंग द प्लेन बैक. राइट. जो इंजन चल रहा है वो पुशिंग द प्लेन बैक. तो एयरक्राफ्ट टेंड्स टू वेयर. तो व्हाट वी डू इज, जो इंजन फेल हो गया उसको तो आपने बंद कर दिया. अभी जो चल रहा है उसके पीछे हमारे जो टेल फिन में रडर्स बोलते हैं. तो वी हैव अ थिंग कॉल्ड रडर ट्रिम. 320 में 787 में इट्स एन ऑटो रडर ट्रिम. ओके. सो व्हेन इंजन फेल्स the rudders are normally straight, right, पीछे absolutely in line with the plane. But जैसे ही अगर left engine fail हो गया तो अब now plane is going to go to the right, so it'll do like this or it will go like this. Now the wind is hitting it here and this will become the new normal. It will hit here and keep the aircraft straight, countering the engine power. Right. So now this rudder will remain like that for the whole flight. तो पहले के जमाने में मैन्युअली हम लोग रडर को ट्रिम करते थे. आज के जमाने में ऑटो ट्रिमिंग होती है. So your pitch maintain होती है. तो वो अपने आप ऑटो ट्रिमिंग तो जहाज को हर वक्त कंट्रोल में रखता है. तो लैंडिंग इज लाइक ए नॉर्मल लैंडिंग. पता भी नहीं चलता कि सिंगल इंजन लैंडिंग कर रहे हैं. I always thought it will be very difficult. Fire is risky, but engine fail is, I'm sure every pilot must have had an engine failure in his life at least once or twice. Some people have more. But engine fail is a very common thing. उड़ते हुए कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है इंजन फेलियर? हाँ, इंसिडेंट. या बताइए उसके. एक तो हुआ था कि on the Airbus 300 between Bombay and Delhi, I was flying as co-pilot and the senior captain was there. तो पहले सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स पे फीड पे आने लगता है अगर आपका ऑयल टेम्परेचर बढ़ने लग गया इंजन का. इसका मतलब ऑयल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है. और ऑयल क्वांटिटी कम हो रही है. तो ऑयल क्वांटिटी कम हो रही है और ऑयल टेम्परेचर इंजन ऑयल टेम्परेचर बढ़ रहा है. उससे इसका मतलब है कि इंजन अब आग की तरफ जा रहा है. आग लगने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं. और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स पे उसका इफेक्ट आएगा जब उसकी ईजीटी की टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएगी. तो जब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बाद में फिर वो फायर का सिचुएशन बन जाती है. तो इस केस में हम लोगों ने, मैंने इंजीनियर को बोला, मैंने देखी वो राइट इंजन के पैरामीटर्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं. नहीं ठीक है. पर देन व्हेन आई इंसिस्टेड, आई पॉइंटेड द कैप्टन, सी दिस राइट इंजन इज नॉट हेल्दी, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है. देन वी मॉनिटर्ड इट एंड लिटिल व्हाइल लेटर इट स्टार्टेड गोइंग इनटू रेड. सो वी स्विच्ड ऑफ द इंजन ऑन आवर ओन. So this is not an engine fail. It's preventive engine shutdown. Right. And we were somewhere close to Jaipur. So then we flew the plane from Jaipur to Delhi on single engine. ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 120-130 miles है. पर सिंगल इंजन में जब आप फ्लाई करते हो तो उसमें there are lot of things to remember. Like पहले 2 इंजन मिलके पूरे प्लेन का वेट उठा रहे थे. अब एक इंजन अकेला प्लेन का वेट उठा रहा है. तो जब आपको लैंडिंग गियर नीचे लेना होता है ना, लैंडिंग गियर क्रिएट सो मच ऑफ ड्रैग, इतना ज्यादा वो ड्रैग क्रिएट करता है कि वो फिर वो इंजन उस जहाज को स्पीड मेंटेन नहीं करने देता. रिड्यूस हो जाएगी, राइट, बिकॉज़ ऑफ द ड्रैग. अगर मुझे 130 माइल्स पे लैंड करना है प्लेन को और मैंने अगर लैंडिंग गियर 5 मील के बदले 10 मील या 12 मील पे ले लिया तो मैं मेरी 130 की स्पीड मेंटेन नहीं कर पाऊंगा एक इंजन से, चाहे पूरा इंजन का फुल पावर दे दो. तो वो छोटी छोटी चीजें हैं बट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सब याद रखनी पड़ती है. वो एक्सपीरियंस से ऑफ कोर्स, वो एक्सपीरियंस से आती है. बुक कैन गाइड यू बट सी ऑल, आई टेल यू वन थिंग, all pilots are given the same training. Right.
ऑल पायलट्स आर गिवन द सेम बुक्स, सब किताबें सेम होती है, सारी ट्रेनिंग सेम होती है, बट जहाज के अंदर किसका इंस्टिंक्ट कैसा रिएक्ट करेगा वो सवाल इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। ऑल पायलट्स हैव डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स। राइट। तो एक कहानी और है अगर आपके पास। यस यस प्लीज। ये हुआ था 13 जून 2007, एयरबस 320 था, विच इज अ हाईटेक एरोप्लेन। वी वर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू मस्कट। अब मस्कट में एक खासियत है कि मस्कट में है ना, आसपास पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, सब तरफ नहीं है, एक साइड पे है और दूसरी तरफ समुंदर है, पर वो पहाड़ियां रनवे से बहुत नजदीक है। तो उसमें जब आप जाते हैं ना तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसकी स्पेशल ब्रीफिंग होती है। एनीवे हम बॉम्बे से मस्कट जा रहे थे, रात की फ्लाइट थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, वेदर भी अच्छा था, एन रूट भी अच्छा था। मस्कट में जब अप्रोच करने लगे तो जब मैंने अपने फर्स्ट ऑफिसर से बोला लैंडिंग गियर डाउन, तो उसने जब लैंडिंग गियर के एक हैंडल होता है छोटा सा कंट्रोल के ऊपर, उसको नीचे करना पड़ता है, तो नीचे करने से तीनों के तीनों व्हील्स नीचे जाते हैं, पहले खुलते हैं, नीचे अटकते हैं, फिर लॉक हो जाते हैं। वो लॉक होने के बाद हमारे को पैनल पे इंडिकेशन आता है 3 ग्रीन लाइट्स की। ओके। 3 ग्रीन लाइट्स होती है, 320 में पैरेलल होती है, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट। सेंटर मीन्स नोज वाला। राइट। तो इसमें लैंडिंग गियर नीचे नहीं गया, तीनों रेड लाइट्स आ गई, 3 इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट्स। सो दैट मीन्स लैंडिंग गियर इज नॉट गॉन डाउन। अब रात के 2-3 बज रहे थे और एवरीबडी स्लीपिंग केवल हम दोनों ही काम कर रहे हैं और अब सीरियस इमरजेंसी हो गई है, तो व्हील नीचे नहीं जा रहे, व्हील नीचे नहीं जा रहे, इसका मतलब 100% क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। राइट। क्रैश के अलावा कोई चारा ही नहीं है। जमीन पे प्लेन क्रैश होता है, लैंड होता है तो उसको क्रैश लैंडिंग बोलता है। ओके। पानी में जब क्रैश लैंड होता है तो उसको डिचिंग बोलता है। ओके। हाँ, तो अगर बीच बीच है तो सबसे सेफेस्ट जगह होती है बीच पे लैंड करना, क्योंकि आग लगने के चांसेस शैलो वाटर में कम होते हैं। ओके। उसके अलावा फिर ओपन फील्ड्स हैं। हमारा एक एयरबस तिरुपति के फील्ड में लैंड हुआ था बहुत साल पहले। यस आई रिमेम्बर। और खेतों में लैंड हुआ, yes, प्लेन पूरा डैमेज हो गया, पर एक भी पैसेंजर नहीं मरा। नोबडी डाइड, देयर वर नो फैटालिटीज। अमेजिंग। सो इट वाज अगेन दिस, क्या कहते हैं ना, सो देन इन दिस केस नाउ वी टोल्ड द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कि आवर लैंडिंग गियर इज नॉट गोइंग डाउन, तो हम ये अप्रोच डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर क्लाइंबिंग बैक टू 5000 फीट, गोइंग इनटू द होल्डिंग पैटर्न एंड देन ट्राइंग टू एनालाइज कि मेरी अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो एटीसी ने परमिशन दे दी। एटीसी नॉर्मली सबसे कोऑपरेट बहुत करते हैं, दे आर योर लाइफ सेवर्स। तो एटीसी ने बोला भी एनीथिंग वी कैन डू प्लीज लेट अस नो। मैंने कहा या श्योर। तो अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि लैंडिंग गियर मैनुअल्स देख रहे हैं, कुछ नहीं, उस कहीं नहीं लिखा लैंडिंग गियर जा नहीं रहा, तो जा नहीं रहा है। अब इसका जो बैकअप सिस्टम होता है वो होता है मैनुअल लैंडिंग गियर एक्सटेंशन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि लैंडिंग गियर लीवर को आप डाउन करो, भले ही रेड रहने दो, और उसके बाद एक लीवर होता है रोटेट करने वाला लीवर, उसको घुमाओ 20 या 21 बार घुमाना पड़ता है, और जाके वो फिर वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करके मैनुअल लैच को खोल देता है। तो गियर अपने वेट के कारण, व्हील्स अपने वेट के कारण नीचे गिरते हैं और गिर के झटके से लैच हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। राइट। प्रोसीजर यही है कि हो जाते हैं, 99% होते भी है। तो मैनुअल लैंडिंग गियर एक्सटेंशन किया, उसके बाद लॉक हो गए। तो फॉर्चुनेटली लैंडेड सेफली मस्कट में। फिर वो प्लेन ग्राउंड हो गया। तो इंजीनियर्स वगैरह आए बॉम्बे से ठीक करने के लिए, ये वो। अब 2 दिन हम मस्कट में 2 दिन थे, मेरा क्रू, और 2 दिन तक हम वेट कर रहे। हमने, हमारा शेड्यूलिंग ने बोला कि आप वेट करो, वो प्लेन ठीक हो जाएगा तो उसको वापस लेके जाना है। तो मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये प्लेन फेरी जाएगा। फेरी का मतलब होता है खाली प्लेन, ओनली पायलट्स और क्रू, पैसेंजर्स को लेने की रिस्क नहीं लेंगे वो। तो 2 दिन वेट किया, उसके बाद में इंजीनियर्स का फोन आया कि सर प्लेन ठीक हो गया है। तो अब क्या है कि टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ती है प्लेन की। अब उस टेस्ट फ्लाइट में मैं अपने क्रू, कैबिन क्रू को भी नहीं ले जा सकता। टेस्ट फ्लाइट केवल कैप्टन, को पायलट और जिस इंजीनियर ने ठीक किया है ना, वही कॉकपिट में बैठेगा, और इंजीनियर की टीम पीछे रहेगी, जो भी टेक्नीशियन वगैरह है।
और खाली प्लेन को उड़ा के आपको आसमान में उड़ा के सारे फंक्शंस चेक करने हैं। लैंडिंग गियर को ऊपर नीचे 2 बार करना पड़ेगा, चेक करना है कि मूवमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं। तो आई वॉज जस्ट ए नॉर्मल कैप्टन। तो फिर मेरे पास डायरेक्टर ने लिख के मैसेज भेजा कि आई एम ऑथोराइजिंग यू, परमिशन लिए DGCA से कि आपको टेस्ट फ्लाइट के लिए ऑथोराइज कर रहे हैं। तो टेस्ट फ्लाइट मैंने उड़ाया, टेस्ट फ्लाइट की, फ्लाइट सब कुछ ठीक था। बट डर लगता है ऐसे टाइम पे, पता है कि शायद हाँ, टेस्ट फ्लाइट इज वेरी रिस्की। टेस्ट फ्लाइट इज डन ओनली टू चेक वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। जैसे प्लेन मैन्युफैक्चर होकर निकलता है, जो फर्स्ट फ्लाइट करता है, पता नहीं अभी पूरे जहाज को असेंबल किया गया है, अब उसमें क्या फॉल्ट रह गई है वो तो टेस्ट फ्लाइट करने के बाद ही पता चलेगा। तो टेस्ट फ्लाइट करने वाले जो पायलट्स होते हैं वो टेस्ट पायलट्स कहलाते हैं, और वो दे आर सपोज टू बी 20,000 30,000 आवर्स वाले एक्सपीरियंस के पायलट्स होते हैं। दे कैन टैकल एनी इमरजेंसी। हाँ, बट एयरबस का तो क्रैश भी हुआ था टेस्ट फ्लाइट में एक बार, टुलूस में। पर वो टेस्ट फ्लाइट्स आर क्वाइट अ लॉट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। तो ये जब भी आपको बोला कि अभी उसको टेस्ट करके फेरी में लेके जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगा? तो टेस्ट पायलट्स बनने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाती है पायलट की। जैसे चेक पायलट बनता है सबसे पहले, एक नॉर्मल आपको मैं प्रोग्रेशन बताता हूँ पायलट के लाइफ का। सबसे पहले वो को पायलट बनता है, ठीक है। को पायलट में भी 2 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। एक फर्स्ट ऑफिसर, सॉरी जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, उसके बाद बनता है ATPL एग्जाम पास करने के बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, उसके बाद में कैप्टनशिप मिलती है 3 पट्टी में। सो ही स्टार्ट्स विद 1.5 स्ट्राइप्स, 2 स्ट्राइप्स, 3 स्ट्राइप्स, 3 लेवल को पायलट के होते हैं। उसके बाद में वो जब एक्चुअल कैप्टन बन जाता है, जब प्लेन, उसकी ट्रेनिंग होती है 1 साल तक, 1 साल 1.5 साल, जितनी एयरलाइन का ट्रेनिंग सेक्शन, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम लगता है ट्रेनिंग में। फिर वो को पायलट कैप्टन की ट्रेनिंग लेता है 1 साल की, फिर उसके बाद वो कैप्टन से कमांडर बन जाता है। सो इन आवर लैंग्वेजेस, इन एविएशन लैंग्वेज, नॉर्मल आदमी तो वो कैप्टन जा रहा है, 4 पट्टी वाला जो है। इंटरनल हमारे लैंग्वेज में वो कमांडर है, कैप्टन नहीं है। कैप्टन तो हर पायलट इज कैप्टन है, को पायलट भी कैप्टन है, पर वो कमांडर नहीं है। फिर इसके बाद में फिर प्रोफेशनल टेस्ट पायलट्स नहीं, वो तो लास्ट में। अच्छा। इसके बाद में वो बनता है कुछ घंटे जहाज उड़ाने के बाद, 1500 घंटे के बाद चेक पायलट बनता है। अब वो इतना क्वालिफाइड हो चुका है कि दूसरे पायलट्स को चेक करेगा कि तुम्हारा प्रॉपर सिस्टम्स है कि नहीं, तुम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारी फ्लाइंग कैसी है, तुम्हारी हैंडलिंग कैसी है, वो सब चेक करता है चेक पायलट। उसके बाद में वो बनता है इंस्ट्रक्टर। चेक पायलट के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर another 500,000-600,000 hours, he becomes an instructor. And then after becoming an instructor, again after a gap of some time, he becomes an examiner. So pilot के categorization में examiner is the top. Oh. So ये जो 320 crash हुआ था उसमें वो examiner था. Oh. The captain जो commander था वो he was an examiner level pilot. Anyway, उसके बाद फिर examiner, that's the end of your career progression. Test pilots, यही एग्जामिनर्स को एयरबस इंडस्ट्री, बोइंग कंपनी इनको ही हायर करती है और इनको टेस्ट पायलट बनाती है। अच्छा। एयरलाइन को जरूरत नहीं है टेस्ट पायलट की। एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज चेक पायलट। चेक पायलट भी कर सकता है, इंस्ट्रक्टर भी कर सकता है, एग्जामिनर भी कर सकता है टेस्ट फ्लाइट। मुझे हमेशा लगा कि एक्चुअली टेस्ट पायलट इज द लोएस्ट, बिकॉज़ नहीं, टेस्ट पायलट इज द हाईएस्ट, या टॉप ऑफ द लैडर। हाँ, आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस के बाद होता है। आज अगर एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज की, पायलट्स की खासतौर से, बिकॉज पायलट्स का जॉब इज 100% फेल प्रूफ जॉब है, राइट, नो मिस्टेक्स आर पार्डन्ड, इनकी देखभाल क्यों नहीं करती? 400 करोड़ का जहाज तुम दे दे तो एक आदमी को हाथ में, और उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता उसके आसपास। ही हैज टू स्ट्रगल हिमसेल्फ, ही हैज टू take care of his family, he take care of all the stress at flights, all odd hours of flying, bad weather conditions. आप पीछे बैठे हो, आपको क्या पता पायलट कितने मुसीबत से जहाज उड़ा रहा है, क्लाउड्स के बीच में से, वेदर के बीच में से, हेवी रेन्स, वाटर लॉगिंग है रनवे पे,
एक्वा प्लानिंग बोलते हैं उसको. वाटर, व्हेन यू हैव वाटर ऑन द रनवे, देन वी डू, देयर इज अ टेक्निक ऑफ लैंडिंग एन एरोप्लेन. ओके. अचानक किसी कैप्टन को अगर वो नहीं आता, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, नए कैप्टन खासतौर से, तो वो तो उसको पता ही नहीं एक्वा प्लानिंग क्या होती है. क्या है ये टेक्निक, कैन यू टेल अस? कि व्हेन यू हैव वाटर, कांस्टेंट वाटर और फ्लोइंग वाटर ऑन द रनवे सरफेस, कि अगर रनवे ऐसा बनता है कि दोनों तरफ से पानी साइड में निकल जाना चाहिए, और कभी ऐसा हो सकता है कि हैवी रेन्स के कारण पानी और वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाता है. एंड बाय एन एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इज सपोज टू इन्फॉर्म द पायलट, हुएवर इज लैंडिंग के लिए जो आ रहा है, कि भाई वी हैव half an inch of water on the runway, we have 1 inch of water on the runway, there is a permissible limit also. Okay. कि इतने, इससे ज्यादा पानी है तो प्लेन लैंड नहीं कर सकता. राइट. तो देख के अगर प्लेन लैंड करता है, और व्हील जो होता है वो इट शुड टच द रनवे सरफेस. अगर वो पानी की लेयर बीच में आ जाती है तो इट स्किड्स ऑफ. ओके. एंड व्हेन इट स्किड्स इट लूजेस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल. वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में जा सकता है, जहां पे भी उसका मोमेंटम चल रहा था. तो रनवे एक्सकर्शन हो जाता है. अभी रिसेंटली बॉम्बे में हुआ एयरबस 320 का. राइट. जो इंजन भी नीचे से हाँ, काफी डैमेज हुआ इंजन. राइट. और वो सेम एग्जैक्टली सेम थिंग, एक्वा प्लानिंग. बट इस केस में जो कैप्टन था, ही वाज अ वेरी सीनियर एग्जामिनर विद ऑलमोस्ट सर्विस इक्वल टू मी. He is about 60 something, but very experienced captain. He is an examiner on Airbus 320. But फिर भी गलती हो गई उससे. तो ये सारे स्ट्रेसेस हैं. एवरी इंसिडेंट जो पायलट नोटिस मीडिया को पता चलता है, नहीं पता चलता है, बट पायलट जो अपने अंदर जो इंसिडेंट्स को फेस करता है हर फ्लाइट पे, वो इंसिडेंट्स उसको इतना इनसिक्योर कर देते हैं जिंदगी में, फैमिली में, कि वो हर डिसीजन जो होते हैं उसको ऊपर, हर डिसीजन पे उसको लगता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मेरे को आई हैव टू बी 100% श्योर कि मैं फेल कभी नहीं हूँ, मेरा डिसीजन कभी भी गलत ना हो. वो ये वरी के साथ डिसीजन लेता है. मतलब नॉर्मल आम एक ट्रिकल्स इनटू नॉर्मल लाइफ, और आप रिस्क फैक्टर लाइक मेरे और आपके बीच में मैं शायद थोड़ा ज्यादा रिस्क लूं और आप शायद. हाँ बिल्कुल नहीं. आई विल बी ऑलवेज कंजर्वेटिव. मैं ऑलवेज अपना बैकअप के ऊपर बैकअप प्लान. बट पायलट्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. करना भी चाहिए. डज इट हेल्प? या इट हेल्प्स. करना चाहिए. एटलीस्ट अपने दोस्तों से तो बात करो, दूसरे पायलट दोस्त जो होते हैं उनसे बात करो, क्या उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है. सबको ये प्रॉब्लम आती है, सबको आती है. फ्लाइंग का स्ट्रेस अलग है, फैमिली स्ट्रेस अलग है, सोशल स्ट्रेस अलग है. अब एक साथ इतने स्ट्रेसेस को लेके उसको वो प्लेन सेफली चलाना है. आप देखो ना, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं क्रू के. अब एवरेज निकालो, बहुत हो रहे हैं. और मैंने तो आपको बताया था मेडिकल का. यस, दैट वाज 10 में से 8 लोगों को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है. राइट. तो नहीं, तो अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि यूनियंस लाइक प्रोबेबली टूथलेस हो गई हैं, तो अगर पायलट्स को अपनी एड्रेस करनी होती है कोई भी चैलेंजेस, तो वो फिर कैसे करते हैं टू द मैनेजमेंट, एंड ये क्या होता है, मतलब क्या प्रोसेस है अभी फिर इसका? नहीं, मैनेजमेंट एयरलाइंस अपने रूल रेगुलेशंस बना देती है, और डीजीसीए फ्लाइट ड्यूटी टाइम फिक्स कर देती है. राइट. उसके बाद में आप फ्लाई करो, बस फॉलो द बुक. किताब में जो लिखा है वो फॉलो करो, डीजीसीए के रूल्स फॉलो करो, फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स फॉलो करो, और मैनेजमेंट जो आपको फ्लाइट देती है वो करो. देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ पायलट टू से नो नाउ. हमारे जमाने में अगर मेरे बच्चा बीमार है तो मैं कहता था मेरा बच्चा बीमार है सर, मैं कल की फ्लाइट नहीं कर पाऊंगा. ही इज टू एडजस्ट. माय बॉसेस ओल्ड टाइमर्स ना, दे यूज्ड टू से डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ द फ्लाइट, यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. अब ऐसा वाला जमाना नहीं रहा. अब तो कम्युनिकेशन ही नहीं है. हर चीज ईमेल पे करो. आपको कोई प्रॉब्लम है, ईमेल लिखो. आपको कोई फ्लाइट चेंज करनी है, ईमेल लिखो. आपको छुट्टी चाहिए, ईमेल लिखो. और जरूरी नहीं है कि ईमेल का जवाब इंस्टेंट आएगा. ईमेल का जवाब कभी 24 घंटे लेट भी आता है. जब तक आपका फ्लाइट टाइम हो जाएगा, जब तक आपका डिसीजन मेकिंग पेंडिंग रह जाएगा. और फैमिली इमरजेंसीज होती है तो उसमें तो यू कांट वेट. तो बट स्टैंड बाय नॉर्मली हमेशा पायलट्स रहते हैं, तो स्टैंड बाय रहते हैं. राइट.
स्टैंड बाय में भी देर आर लाइक they say standby 1, standby 2, standby 3, standby 4. Okay. Standby 1 is like all airlines fix their own timings. कि morning 5 से लेके 12 तक standby 1 रहेगा. Afternoon 12 से लेके शाम के 5 बजे तक standby 2 रहेगा. 5 से लेके 9 तक standby 3 रहेगा. 9 से लेके अगले दिन morning तक night standby रहेगा. तो standby रहते हैं. अब standby में भी एक नहीं रहते. एक कैप्टन रहेगा, एक को पायलट रहेगा, 2 कैप्टन रख सकते हैं, 2 को पायलट स्टैंड बाय रहते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज कि लास्ट मिनट पे आप अगर समझ लो आप गाड़ी से लास्ट मिनट पे अगर कोई शेड्यूल्ड कैप्टन की को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो स्टैंड बाय को नीड्स टाइम. कम से कम 2 आवर्स तो नोटिस मिलना चाहिए उसको, 2 से 3 आवर्स बिफोर. तो स्टैंड बाय आते हैं. अगर आपने एयरलाइन को शेड्यूलिंग को आपने कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे का टाइम दे के बोला है कि कल शाम की फ्लाइट के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आइदर यू आर रिपोर्टिंग सिक, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो, या फिर जो भी आपका रीजन है वो मेल में लिख के अगर देते तो देन दे हैव इनफ टाइम टू अरेंज फॉर डिफरेंट पायलट और कॉल फॉर स्टैंड बाय पायलट. अच्छा, मेरे एकदम लास्ट मिनट पे बिकॉज़ ये जॉब ही है, लास्ट मिनट पे आएगा वो. बट फ्लाइट फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा डिले भी हो जाएगी, हो सकती है, हो भी जाएगी. और उसका कुछ कर नहीं सकते. और आपको पता ही है अपने शहरों का ट्रैफिक कैसा है. इधर आने में ही मुझे 20 मिनट लग गए. ट्रू, एक्चुअली कोई जगह ही नहीं एक्चुअली जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है. That's true. And जिस हिसाब से चल रहा है ऐसा लग रहा है कि in the sky also very soon there's, if not already, the sky traffic you seen on the flight radar? Yes, I have. It's literally full of those yellow specks of aircrafts, right, all over the world. Got it. And it's a big task for ground controllers to handle lakhs of aeroplane flying in all over the world, earth. वो भी एक दूसरी दुनिया है वो. हाउ दे कंट्रोल, राइट, कैसे कैसे उनके लेयर्स बनी हुई हैं, कैसे कैसे उनकी लिमिट्स बनी हुई है. वो इज अमेजिंग. इनफैक्ट इफ यू हैव टाइम समटाइम्स यू शुड कम विद मी टू द एयरपोर्ट. आई विल टेक यू टू द radar control, okay, and show you how traffic is controlled by these radar controllers. Yeah, that sounds so interesting. It is very interesting. And those radar controllers, they not work more than 12 to 14 minutes or 15 minutes at one time. Oh, 15 minutes, 20 minutes काम किया, then take a break. Another guy will replace him. Oh, because it's so stressful. So much of stress looking at that screen with so many aircrafts, and non-stop you keep on talking to tuck, all aircrafts. एक के बाद एक. There are times when an aircraft which has a serious thing to tell the ATC, ATC को कुछ important बात बतानी है, उसको मौका ही नहीं मिलता क्योंकि ATC दूसरे एयरक्राफ्ट से इतने कंटिन्यूस कन्वर्सेशन में लगी रहती है. That is the time when this word has come, Mayday. When any flight announces Mayday, बाकी एयरक्राफ्ट को सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा अपना कन्वर्सेशन. एंड ATC का दिमाग उस जहाज पे चला जाएगा जहां पे इमरजेंसी Mayday कॉल आई है. That is the reason they have used this word Mayday, or an urgency call out is pan. Okay. Mayday is an emergency distress. Okay. Pan is an urgency. ठीक है, सिस्टम में बहुत इश्यूज हैं, बट देयर आर क्वालिफाइड पीपल, देयर आर. नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये 10, 12 या 15 मिनट से ज्यादा करते नहीं है काम. हाँ, because but जब भी very high level of stress. Because and too much of data as well कि ये आ रहा है. Analyzing too much of data in those continuously talking and analyzing. Okay, suppose there are at one time there are 15 aeroplanes coming to Mumbai. 15 now, and following, there are lots of planes following. 2 minutes. It's like a road traffic, it's like air traffic. अब वो सबको डिसेंट कैसे देता पता है एयर कंट्रोलर. वो बोलेगा आप 35,000 पे थे, वो बोलेगा ओके, देखेगा नीचे, इसके नीचे कितने जहाज है, इसका अरे 30,000 फीट पे एक जहाज है, ओके डिसेंट टू 31,000. 30,000 वाले को बोलेगा उसके नीचे कितना, कौन सा जहाज है, उसके नीचे है 26,000 पे. 30,000 वाले को बोलेगा डिसेंट टू 27,000. तो these are step descents. So imagine how many times he has to talk.
हाँ, सबको मतलब सबको एक हाँ, एक स्टेप करके सबको नीचे ला रहा है. इट्स ए मैसिव वर्कलोड, रिस्पॉन्स बहुत बड़ा वर्कलोड है. और गलती से अगर उसने ओवरलैप करा दिया कि आप 30,000 पे थे और मुझे भी 30,000 पे ला दिया, और अगर ज्यादा सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन भी सब डिसाइडेड है डीजीसी के बुक्स में, कितना सेपरेशन होना चाहिए जहाज का, वर्टिकल, लेटरल और हॉरिजॉन्टल, सब कुछ लिखा हुआ है किताब में. गॉट इट. दैट ATC हैज टू फॉलो, एंड pilot has got a system in the aircraft. It's called TCAS. Okay. Traffic Avoidance and Collision System. तो पायलट के इस TCAS स्क्रीन के ऊपर कोई भी प्लेन मेरे आसपास आ जाता है तो उसमें डिफरेंट अलर्ट लेवल्स हैं. तो एक है ट्रैफिक एडवाइजरी, तो वो आएगा जैसे ही कोई मेरे प्लेन के आसपास आ गया, देयर आर डिफरेंट मार्जिन्स, लाइक 2700 फीट अप, 9900 फीट डाउन. इसका जो मार्जिन है प्लेन का, एनवलप के आसपास का एक एनवलप बना रहा है. वो रेड जो इसका जो वो है कंप्यूटर्स, उस इट्स लाइक ए वाईफाई. Whoever comes in that area, the TCAS will give you a warning. So he'll say traffic advisory, traffic. तो आप स्क्रीन पे देखोगे तो जो जहाज उसका ग्लो बढ़ गया है, ब्राइटनेस लेवल बढ़ गया है, उधर लिखा हुआ आ जाएगा कौन सा जहाज है, कौन सी हाइट पे उड़ रहा है. देन यू कैन टेल ट्रैफिक कंट्रोलर कि भाई ये जहाज मेरे लेवल पे क्यों उड़ रहा है. then either he'll give you an explanation, or if there's a mistake then immediately correct it. But वही जहाज जब आपके बहुत पास आ जाता है तो वही जहाज रेड अलर्ट वार्निंग देना शुरू कर देता है, और उसके बाद में आपके पास में इवेसिव एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि अब वो इतना पास आता जाए. समझ लो ऐसे आ रहे हो, वी शेप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके कोलिजन होने वाला है. तो जैसे ही वो इतने पास आएंगे तो इट विल गिव यू लाइक 20 to 30 सेकेंड्स के पहले इट स्टार्ट गिविंग यू रेड अलर्ट. तो या तो फिर आप ऐसे नीचे से चले जाओ या ऊपर से चले जाओ. तो सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है, एवरीथिंग इज टेकन केयर. वार्निंग वगैरह सब अच्छा है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, एवरीथिंग. आई एम सेइंग इट अगेन, फ्लाइंग इज वेरी सेफ, 10 times सेफर देन रोड. बट एकदम जो भी पायलट बेसिक, बट देन ये सारा सिस्टम मैनेज कौन कर रहा है? वो बंदा कर रहा है जो वो जिसके ऊपर अगर उसके स्ट्रेस उसको ऊपर टेक ओवर कर लेंगे तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा तो वो ये सब चीजें नोटिस भी नहीं कर पाएगा, इग्नोरेंस में निकल जाएगी हाथ से. कोई भी चीज नहीं निकलनी चाहिए जहाज में. एयरक्राफ्ट फ्लाई करते समय आप यू हैव टू बी फुल्ली प्रेजेंट एंड थिंकिंग अहेड ऑफ द एरोप्लेन. एयरक्राफ्ट अगर 500 मील की स्पीड पे उड़ रहा है तो आपको आगे 1 घंटा आगे क्या होने वाला है और उसके आगे डेस्टिनेशन पे क्या होने वाला है, आपको क्या क्या करना है, सब माइंड में इट्स अ कंटिन्यूअस प्लानिंग चलती रहती है. बट ये तो कोर्स प्लॉटिंग जिसे कहते हैं, मैंने वो सब पुराना, वो सब खत्म हो गया. नहीं, क्योंकि अभी भी मैं मतलब नेवी में होता है. अच्छा, नेवी में होता है, शिपिंग में होता है, ओके, कमर्शियल शिपिंग में भी होता है. बट ये पहले हमारे यहाँ भी होता था प्लॉटिंग. ओके, वो सब कोऑर्डिनेट्स अगर आपने डाल दिए तो ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग अलग होती है. कोऑर्डिनेट्स वाली बात जो आप बोल रहे हैं ना, राइट, वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता था पहले. अभी वो सब पुराना एयरबस 300 में INS होता था, राइट. और अभी जो सिस्टम है वो सब GPS बेस्ड है. ओके, हाउ डज दैट वर्क? कैन यू मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ते थे. ओके, तो जैसे मैं बॉम्बे में खड़ा हूँ, पार्किंग बे 27 पे खड़ा हूँ, तो 27 के कोऑर्डिनेट्स सामने लिखे रहेंगे बिल्डिंग के. अच्छा, दैट थिंग व्हिच इज डाउन. हाँ, हर बे के कोऑर्डिनेट्स लिखे रहते हैं. मैंने देखा है, मुझे पता नहीं था कि दोस आर कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो माय पोजीशन हैज टू बी पुट फर्स्ट, राइट. दिस इज माय बॉम्बे 27 बे नंबर कोऑर्डिनेट्स. फिर उसके बाद पूरा फ्लाइट प्लान में जो जो पॉइंट पे होता हुआ प्लेन जाएगा, बॉम्बे से निकला, गोज टू, आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल, अदरवाइज टेक्निकल वर्ड्स है ना, वो अपानो और बोडैक और ये सब आता है. तो समझ लो बॉम्बे से निकला अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर, उदयपुर, उदय से जयपुर, जयपुर से दिल्ली. तो ये अहमदाबाद के कोऑर्डिनेट्स सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, थर्ड पॉइंट पे उदयपुर के, फोर्थ पॉइंट पे जयपुर के, फिफ्थ पॉइंट पे दिल्ली के. ऐसे पूरा प्लान बना के हमको मैन्युअली डालना पड़ता था. ओके, फ्लाइट पे. और अभी कैसे होता है? अभी सब ऑटोमेटिक है. अभी मुझे केवल डालना है बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट नंबर सो एंड सो, पूरा का पूरा फ्लाइट प्लान बन के अपने आप आ जाएगा. तो वर्कलोड कम हो गया, फ्लाइट प्लान बन के आ गया. आपके पास में पेपर फ्लाइट प्लान भी है,
आपका कंप्यूटर ने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया पूरा फ्लाइट प्लान. यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक कि पेपर फ्लाइट प्लान में जो लिखा है वही कंप्यूटर ने किया है. राइट. तो टोटल डिस्टेंस कितना है बॉम्बे टू दिल्ली 1021 माइल्स. पेपर पे लिखा है 1023 माइल्स. इट्स ओके, इट्स करेक्ट. बट अगर पेपर पे लिखा है 1023 माइल्स और फ्लाइट प्लान के उसमें कंप्यूटर में दिखा रहा है 940 माइल्स, देन दैट मीन्स देयर इज सम एरर. So then we have to redo it. Then we cross check. Captain and co-pilot मिलके उसको पूरा cross check करते हैं. Find the fault and then recorrect it. The systems have become very pilot friendly now, but उसके पर ऐसा लगता है again कि मतलब comes back to the इंसिडेंट same कि ultimately जो बंदा flying कर रहा है, जो pilot है, उसका take care करो ना. इतना टेक केयर करो कि ही शुड बी ट्रबल फ्री माइंडेड सिटिंग इन दैट कॉकपिट विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी स्ट्रेस. अभी तो उसके हाथ में भी इतनी सारी जिंदगी है. वही तो है, जिंदगियां हैं जिसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं होती. किसी भी जिंदगी की कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता. वो अनवैल्यूएबल लाइव्स है. जहाज तुम्हारा इतना महंगा जहाज तुम उसके हाथ में दे रहे हो. अल्टीमेटली जहाज भी तो एक एसेट है. 300-400 करोड़ का जहाज आता है और उस बंदे की तुम देखभाल नहीं कर सकते थोड़ी सी. बहुत जरूरी है. अगर एयरलाइंस को सक्सेसफुल होना है तो पायलट्स की देखभाल करना बहुत जरूरी है. एज देयर ओन किड्स, अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए. एयरलाइंस को उनकी देखभाल करो. मेक श्योर दैट दे आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट. मेक श्योर दे आर एवरीथिंग इज कंफर्टेबल फॉर देम. हर चीज के लिए गाड़ी नहीं आई यार, गाड़ी नहीं आई यार, फ्लाइट लेट हो जाऊंगा, मेरे को डांट पड़ेगी, डिस्पैचर चिल्लाएगा, मैनेजर कैप्टन चिल्लाएगा. ये प्रेशर शुरू हो जाता है जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के घर में रेडी होते हो कि गाड़ी नहीं आई. ड्राइवर बोलेगा साहब अभी आधा घंटे पहले तो मुझे बोला आपको पिक करने के लिए. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट रीजन यू गिव मी. मुझे एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे पहले पहुंचना है तो पहुंचना है. और अब तो ये एयरलाइंस वाले इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि दे मॉनिटर ईच एंड एवरी पायलट एंटरिंग द ऑपरेशंस. नहीं, you are late. You are late by 5 minutes. You are late by half an hour. You are late by 20 minutes. Now you are giving him more pressure before the beginning of the flight. What is this? फ्लाइट शुरू होने के पहले ही आप उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर रहे हो कि तू लेट हो गया भाई, तेरे को अभी आने के बाद लेटर मिलेगा, वार्निंग लेटर मिलेगा. अब वो सोच रहा है यार ये वार्निंग लेटर कैसे अवॉइड किया जाए. फिर वो अपना किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव को फोन लगाएगा. Instead of paying attention to the flight related inquiries and details, वो फोन लगा रहा है, अरे यार बहुत थोड़ा आज लेट हो गया था तो देख लेना, संभाल लेना यार. मतलब ये सब गलत है. राइट. नहीं, बट इसके जगह पे अगर वो कॉल 1.5 घंटे पहुंचने के पहले 2 घंटे पहले पहुंच जाए तो थोड़ा बफर टाइम भी रहे तो ऐसा नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है. मेरे को आदत थी. आपने मुझे 3 बजे बोला, मैं 3 बजे के पहले पहुंच गया था, 5 मिनट पहले. मेरे को आदत है कि मैं किसी के पास भी अगर टाइम देता हूँ तो आई मस्ट रीच देयर 5 मिनट्स, 6 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट्स बिफोर. मुझे आदत थी कि मैं एयरपोर्ट जो भी डेजिग्नेटेड मेरा रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15-20 मिनट पहले पहुंच जाऊं. तो पर वो इंडिविजुअल आदत है. राइट. बट देन आज के सर्कमस्टांसेस में ट्रैफिक, वाटर लॉगिंग है, रोड ब्लॉकेजेस है, पूरा मुंबई अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा है. तो इट्स गुड टू हैव मार्जिन ना कि 1.5 घंटे पहले का है तो टारगेट 2 घंटे का रखो तो शायद यू मे मीट योर टारगेट. राइट. मस्ट बिलीव योरसेल्फ इन फर्स्ट रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन. इंटरेस्टिंग. और मतलब आप ये ऐसे जब बताते हो तो और सुनने का मन करता है. ये एटीसी वाला भी जो आपने बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. इट इज सो मतलब मुझे आइडिया, मतलब आई न्यू बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री के काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है उनका काम. बट एक नया जो मैंने ये सीखा आज वो ये है कि वो मुझे भी नहीं पता था कि 10-15 या 15 मिनट से ज्यादा उन्होंने नहीं काम करते हैं. या एग्जैक्टली नहीं मुझे ये, हाँ मतलब गिव और टेक, बट बिकॉज़ वेरी प्रेशराइज्ड जॉब. वेरी शॉर्ट पीरियड दे सिट ऑन द रेडार स्क्रीन. दे आर ऑन ड्यूटी फॉर 8 hours, बट दे टेक रेगुलर ब्रेक्स. कि 20 मिनट किया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20 मिनट किया. एंड दे आर डेडिकेटेड रेडार स्क्रीन्स so that they are aware of every screen controls different area of the sky. Right. हर पूरे आसमान को है ना ऐसे ब्लॉक्स में बनाया हुआ है कि एक ये डोम है, ये
समझ लो 10,000 फीट तक का डोम है, पर रेडियस में इसका 50 मील का रेडियस है ये। फिर दूसरा डोम उसके ऊपर आएगा, वो 10,000 से लेके 30,000 तक होगा, उसका रेडियस है 150 माइल्स। तीसरा डोम होगा जो एरिया कंट्रोल है, उसका अनलिमिटेड एंड 400 miles. Just giving you example. Right. And ultimately, when you leave the third dome, then you are in open airspace. You are on the airway. Airways की भी अलग अलग सिस्टम है कि डोमेस्टिक एयरवे कितना वाइड होना चाहिए, डोमेस्टिक एयरवे के सेंटर में प्लेन को उड़ाना है, उस कितना लेफ्ट या कितना राइट जा सकता है, वेदर डेविएशन लो या कोई भी डेविएशन लो, सब रूल्स बने हुए हैं। जेप्सन कंपनी का नाम सुना होगा आपने? जेप्सन कंपनी में सब डिफाइंड है, which all the airlines have accepted it and they follow it. Okay. सिस्टम बहुत इम्पेकेबल है, बहुत बढ़िया है। मेन चीज मैंने क्या कहा, सब कुछ ठीक है। पायलट की मेंटल हेल्थ थोड़ी, पायलट्स की केयर करनी चाहिए एयरलाइंस को, गवर्नमेंट्स को, डीजीसीए जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, इनको पायलट फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाने चाहिए। अल्टीमेटली सेफ्टी के लिए बने ना ये ऑर्गेनाइजेशंस, किस लिए बने? डीजीसीए, एफए, सीए, ये सीए इज ब्रिटिश, एफए इज अमेरिकन, राइट, ये सब बने सेफ्टी के लिए। सेफ्टी किसके हाथ में? पायलट के हाथ में। तो जब पूरा सिस्टम अगर पायलट को सपोर्ट करेगा, मैं केवल फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियली तो जो है वो उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। जो जिस एयरलाइन में जो पे स्ट्रक्चर है वो अपना अपना इंडिविजुअल है। आपके पास भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप एयर इंडिया में ही फ्लाई करो, आप इंडिगो में भी कर सकते हो, इस तरह में भी कर सकते हो, तो वो तो आपकी चॉइसेस है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स विच मेक्स ए ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल। डोमेस्टिक ये जो प्राइवेट एयरलाइंस है, दे आर लो कॉस्ट कैरियर्स। तो जो इवन जो पायलट्स वगैरह, जो अगर आप फ्लाइट पे हो 3 घंटे 4 घंटे, अगर पायलट्स को कुछ खाना भी हो ना, तो वो रिकॉर्ड होता है। पहले हमारे जमाने में हमारे बॉसेस हमारे से चॉइस पूछते थे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। कैप्टन को पूछते थे आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओ, कोपार्ट को पूछते थे, मेन्यू देते थे। हम मैं कैप्टन का खाना ताज होटल से आता था, कोपार्ट का खाना एम्बेसडर होटल से आता था। दे मेक श्योर दैट खाना सेम नहीं खाए, क्वालिटी ऑफ फूड इज मेंटेन्ड। All these things are small things which makes a man comfortable in that seat. True. मुझे चिंता नहीं करनी कि मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी कि मेरे को होटल में रूम मिलेगा कि नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी कि गाड़ी मेरी रेडी होगी कि नहीं। अब आप इसको कंफर्ट समझ सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये कंफर्ट नहीं है, these are requirements. Yes. These are requirements. जैसे पायलट की MEL। हाँ, पायलट के नहीं क्यों नहीं, आप मेक हिम कंफर्टेबल, ही विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट। आप उसको सब कुछ उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, 400 करोड़ का जहाज दे रहे हो उसके हाथ में। मैं अपना मोबाइल नहीं दूं किसी को 1 लाख का, until and unless I trust, right? तो जिसको आप इतना ट्रस्ट करके 250 लोगों की जान उनके हाथ में दे रहे हो, उसकी देखभाल करना तुम्हारा ही तो फर्ज है, एयरलाइन का ही फर्ज है, गवर्नमेंट का फर्ज है, डीजीसीए का फर्ज है। ये सब इन्वेस्टिगेशन ये तो बात की बात है, वो कहावत नहीं है, मरने के बाद में सब बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी था यार। जब जिंदा था तो किसी ने केयर नहीं की उसकी। सो ये पोस्ट इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ना एक्सीडेंट्स के बाद, उससे कुछ सीखोगे नहीं तो फिर फायदा क्या है इन्वेस्टिगेशन का? राइट, ट्रू, कोई फायदा नहीं है। चलो, आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस। Thank you so much. Thanks a lot, Captain. Thank you so much. It's really good. And also, just for the viewers as well, जो आप इनके फ्रेम के पीछे देख रहे हैं, हमने इनकी कैप भी रखी है। Do you want to just quickly explain the cap? आप last time बता रहे थे। जिंदगी की यादें, जिंदगी ने, एयर इंडिया ने हमको बहुत कुछ दिया। हाँ। एयर इंडिया ने एक बच्चे को उठा के बड़ा सीनियर पायलट बनाया, उसके सपने पूरे किए हैं। मेरी आखिरी की इच्छा पूरी कर दी एयर इंडिया ने। मुझे इंटरनेशनल फ्लाइंग करनी थी। 2012 से लेके 2020 8 इयर्स में केवल इंटरनेशनल फ्लाइंग की है। एयर इंडिया के कारण मैंने पूरी दुनिया देख ली। सो ये ना, ये तो एयर इंडिया का लोगो है, सिंपल है। तो ये जो है, ये तो एयर इंडिया का लोगो है। नॉर्मल पायलट को जब नया पायलट बनता है तो केवल ये पट्टी होती है गोल्ड की और ये लोगो होता है। सो व्हेन यू हैव
lot of experience. Not very sure. I think 20,000 hours. If you after you cross 20,000 hours experience, that means you have put in more than 25 to 26 years. Then you get a cap with golden leaves. हम लोग स्लैंग में इसको स्क्रैम्बल्ड एग भी बोलते थे, पर बेसिकली ओक लीव्स है ये. ओके. तो ये एक्सपीरियंस का निशानी है कि जब भी आप कभी एयरपोर्ट पे जाओ और आप ऐसे कैप वाले पायलट को देखोगे, इंटरनेशनल नॉर्म्स है, तो आप समझ जाओ कि ये कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस्ड है. यू आर वेरी सेफ है. हाँ, most likely. Great. All right. Yeah. Thank you so much, Captain. Thank you so much. a lot. Thanks a lot. Great.